काफी देर सबकी बात सुनने के बाद डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है बालाकोट पर एयर स्ट्राइक का विकल्प सबसे प्रभावी रहेगा। ये सुनकर वायुसेना प्रमुख भी डोभाल की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं। अब बैठक लगभग समाप्त होने वाली थी। प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठते हुए वायुसेना प्रमुख से कहते हैं, मैं आपके युद्ध कौशल से अच्छी तरह परिचित हूँ। मिशन कठिन होने वाला है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेना होगा। वायुसेना प्रमुख जवाब देते हैं, सर, उन आतंकियों के लिए हम इसी धरती पर नरक बना देंगे। बैठक खत्म होते ही भारतीय वायुसेना ऐसे गुप्त अभियान की तैयारी में जुट जाती है जिसके सामने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक भी केवल एक ट्रेलर लगे। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के दिल दहला देने वाली स्ट्राइक से पहले जल्दी ही पता चलता है आखिर जैश ए मोहम्मद ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आज उसके आतंकियों पर इतने बड़े एयर स्ट्राइक की योजना बनाई जा रही थी। 14 फरवरी 2019 उस दिन लगभग 78 गाड़ियों में करीब 2500 सीआरपीएफ जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। गाने गाते और हंसी मजाक करते हुए हमारे जवान नेशनल हाईवे 44 से आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे थे कि तभी अचानक कहीं से एक कार काफिले की तरफ तेजी से आती दिखाई देती है। हमारे जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही 300 किलो विस्फोटक से भरी वह कार काफिले के एक ट्रक से जोरदार टकरा कर विस्फोट कर देती है। धमाके के साथ ही हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लेता है, जिसका प्रमुख और कोई नहीं मसूद अजहर है। 30 फरवरी 2019 पीएम से अनुमति मिलते ही वायुसेना तैयारी में जुट जाती है, लेकिन वायुसेना के लिए यह मिशन योजना से कई गुना अधिक कठिन होने वाला था। भारत पुलवामा का कड़ा जवाब दे सकता है और शायद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करे। इस आशंका में पाकिस्तान ने अपनी लगभग पूरी सेना सीमा पर तैनात कर दी थी। इसके अलावा रॉ से इनपुट मिला कि आईएसआई का पूरा नेटवर्क भारत भर में सक्रिय हो चुका है। इसी कारण स्ट्राइक की सफलता पूरी तरह सरप्राइज एलिमेंट पर निर्भर थी, यानी हमला कितना अचानक किया जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में केवल स्ट्राइक करने वाले पायलटों को ही पूरी योजना बताई गई। सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए 20 से 24 तारीख तक बेंगलुरु में होने वाला एयर शो भी जारी रखा गया। इधर पूरी दुनिया का ध्यान एयर शो पर था और उसी समय ग्वालियर एयर बेस पर आतंकियों को जड़ से खत्म करने की तैयारी तेजी से चल रही थी। पाकिस्तान को ग्वालियर बेस की बढ़ती गतिविधियों पर शक न हो, इसलिए वहां एक इंस्पेक्शन का बहाना बनाया गया। साथ ही कश्मीर में रोज फाइटर जेट उड़ाए जा रहे थे ताकि स्ट्राइक वाले दिन अचानक जेट मूवमेंट देखकर पाकिस्तान को संदेह न हो। आईएसआई के जासूस वायुसेना की अंदरूनी गतिविधियों पर भी नजर रख रहे थे और उनकी शंका जरा भी न बढ़े, इसलिए वायुसेना प्रमुख भी रोजमर्रा के काम सामान्य रूप से करते रहे। पहले वे एयर शो में शामिल होते, फिर अपने एक साथी अधिकारी की फेयरवेल पार्टी में जाते और इसी तरह रोज कई कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। इधर वायुसेना ने पूरी स्ट्राइक योजना को गुप्त रखा था ताकि आतंकियों का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाया जा सके।